Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. I'm back with another video. मैं खुद इस बात पे यकीन नहीं कर सकती कि मैं एक्चुअली और वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी तो 2 वीडियोस के बाद आई विल बी गॉन। लेकिन आई डोंट नो हाउ बट आई हैव लाइक आई एम एन्जॉयिंग इट। ओके, सो मे बी आई विल कीप डूइंग इट। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लोपेट्रा के बारे में। तो पहले उसके बारे में बात करेंगे और फिर आखिर में अगर मैंने दिल किया तो आई विल डू सम चिट चैट, अदरवाइज आई वोंट। क्योंकि मुझे खुद को बहुत गुस्सा आता है जब यूट्यूबर्स शुरू में जो वीडियो का टाइम होता है ना वो अपनी चिट चैट में ज़ाया करते हैं, आखिर में चिट चैट करनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लोपेट्रा। सो जब भी क्लोपेट्रा की बात होती है तो कॉमनली लोगों के जहन में 2 बातें आती हैं, इजिप्ट और ब्यूटी, because she was very beautiful and because she was an Egyptian queen। लेकिन किसी हद तक क्लोपेट्रा का इन दोनों से एक्चुअली कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो इजिप्शियन नहीं थी और उसकी ब्यूटी के बारे में भी बहुत से डाउट्स हैं। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि इसकी क्या रियलिटी है। क्लोपेट्रा अगर इजिप्शियन नहीं थी तो वो उसकी मतलब क्या रेस थी और वो खूबसूरत थी या नहीं थी, इसके ऊपर क्या बहस है। अगर थी तो उसके ऊपर क्या बहस है और अगर नहीं थी तो उसके ऊपर क्या बहस हुई है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो लोगों को क्लोपेट्रा का असल नाम ही नहीं पता। क्लोपेट्रा एक्चुअली टाइटल था उस वक्त की क्वींस का। उस वक्त जितनी भी क्वींस होती थी इजिप्ट में उनको क्लोपेट्रा कहा जाता था। क्लोपेट्रा का जो टाइटल था वो था क्लोपेट्रा दी 7th और क्लोपेट्रा की जो मदर थी उनका टाइटल था क्लोपेट्रा दी 5th। क्लोपेट्रा का रियल नेम था थिया फिलोपेटर। काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है लेकिन ये उस वक्त के नाम ऐसे ही हुआ करते थे, सो दैट वाज हर नेम। ब्रिटानिका के मुताबिक क्लोपेट्रा एक्चुअली 69 और 70 बीसी में पैदा हुई थी। क्लोपेट्रा एक्चुअली इजिप्शियन नहीं थी, क्लोपेट्रा एक्चुअली ग्रीक थी। क्लोपेट्रा का ताल्लुक मैसेडोनियन ग्रीक डायनेस्टी से था। यूरोप में नॉर्दर्न ग्रीस से उसका ताल्लुक था और अपने फादर की साइड की जो फैमिली है उस तरफ से वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की डिसेंडेंट भी थी। और एक और चीज़ मैंने पढ़ी है क्लोपेट्रा के बारे में कि ये गुमान किया जाता है कि क्लोपेट्रा के जो पेरेंट्स थे वो एक्चुअली दोनों बहन भाई थे, क्योंकि इजिप्ट में रूलर्स में इंसेस्ट बहुत आम थी। सो इट वाज काइंड ऑफ अ नॉर्म फॉर देम। नाउ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दैट इंफॉर्मेशन। क्लोपेट्रा के फादर का नाम टॉलमी था और वो ग्रीक थे। और उनके बारे में एक और बात ये भी है कि उन्होंने इजिप्शियन औरतों से शादी नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी जो नस्ल की औरतें हैं उनसे ही शादी की थी। सो ये जो एक इन्फॉर्मेशन है इसके मुताबिक क्लोपेट्रा ग्रीक साबित होती है, इजिप्शियन नहीं। और क्लोपेट्रा के एक बायोग्राफर थे माइकल ग्रांट, उन्होंने ये लिखा था कि शी डिड नॉट हैव अ सिंगल ड्रॉप ऑफ इजिप्शियन ब्लड इन हर। और ये भी कहा जाता है कि अगर आज के दौर में क्लोपेट्रा होती और उनसे अगर कोई पूछता, मिसाल के तौर पर अगर मैं ही उनसे पूछती कि आपके ओरिजिन्स क्या हैं और आप अपने आप को एज अ ग्रीक डिस्क्राइब करेंगी एज अ इजिप्शियन, तो बहुत इम्कान है कि वो अपने आप को एज अ ग्रीक ही डिस्क्राइब करती, क्योंकि वो अपनी ग्रीक हेरिटेज को ज़्यादा वैल्यू देती थी। इजिप्शियन क्वीन का जो टाइटल है वो उनके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं था जितना ज़्यादा उनकी जो ग्रीक रूट्स थी वो वैल्यूएबल। ये तो बात हो गई क्लोपेट्रा की रूट्स के बारे में। क्लोपेट्रा की ब्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत से ब्लॉग्स हैं जो क्लोपेट्रा की ब्यूटी के लिए जो वो प्रैक्टिसेस करती थी उससे डेडिकेटेड हैं। क्लोपेट्रा यूज्ड टू पुट दिस ऑन हर फेस एंड यूज्ड टू पुट दिस ऑन हर स्किन, यूज्ड टू पुट दिस ऑन हर हेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और पता नहीं अजीब-अजीब सी कहानियाँ मैंने भी पढ़ी हुई हैं क्लोपेट्रा के बारे में कि वो इस तरह की प्रैक्टिसेस थी उसकी जिसके लिए वो अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए वो करती थी। ऐसा है कि हिस्ट्री में ऐसा बहुत सी औरतों के साथ हुआ है कि उनके जो एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशंस थे जिस भी फील्ड से वो रिलेटेड थी उस पे बात नहीं की गई, बल्कि उनकी लुक्स के ऊपर बात की गई है। तो क्लोपेट्रा के साथ भी ये नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन इस बात के ऊपर कोई ठोस सबूत नहीं मिले कि वो कोई इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मतलब उसको एक ब्यूटी आइकॉन समझा जाए। क्लोपेट्रा का एक बस्ट पाया जाता है जर्मनी के एल्टिस म्यूज़ियम में, और वो जो बस्ट है अगर उसको देखा जाए तो उसको देखकर कोई बहुत ही एक्सेप्शनल ब्यूटीफुल वुमेन का इमेज सामने नहीं आता। उसके अलावा कुछ सिक्के भी मिले हैं हिस्टोरियंस को जो कि क्लोपेट्रा के दौर में राइज किए गए थे, जिसके ऊपर क्लोपेट्रा का एक इमेज है।
और उसको देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि क्लोपेट्रा के फ़ीचर्स कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली अट्रैक्टिव थे, बल्कि वो बहुत मैनली फ़ीचर्स हैं उन उसकी जो डिपिक्शंस हैं उनमें। लेकिन उसके बारे में मैंने ये भी पढ़ा है कि उस वक़्त में जो एक क्वीन थी, उसको पावरफुल शो करने के लिए उसको मैनली फीचर्स उसके दिखाए जाते थे, सिक्कों के ऊपर, डिस्क्रिप्शंस के ऊपर, ताकि लोग उसकी जो पावर है उसको लेजिटिमेट समझें। हाउएवर एक ग्रीक का मॉरल फिलोसोफर है प्लूटार्क, उसने क्लोपेट्रा की ब्यूटी के ऊपर लिखा है और उसने जो बात लिखी है उससे यही तासुर आता है कि क्लोपेट्रा की जो ब्यूटी थी वो अगर कंपेयर किया जाए उसको दूसरी औरतों से, तो वो ना तो अपनी यूथफुलनेस में इतनी ज़्यादा बेहतर थी बाकी औरतों से, ना ही वो अपनी फ़ीचर्स में या अपीयरेंस में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी या बेहतर थी। वो उसकी खूबसूरती इस तरह से नहीं थी कि अगर आप उसको देखो तो आप उसको देखते रह जाओ, आप उसके सहर में मुब्तला हो जाओ, ज़मीन ठहर जाए और हवाएँ चलने लगें, इस तरह से कोई उसकी ब्यूटी नहीं थी। कुछ इस तरह का तासुर मिलता है प्लूटार्क की तहरीर से जो उन्होंने लिखा है, उससे इस तरह का तासुर मिलता है कि उसकी ब्यूटी कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं थी। नॉर्मली जिस तरह नॉर्मली औरतें खूबसूरत होती हैं वो उस तरह ही थी, या फिर शायद वो खूबसूरत नहीं थी, एक एवरेज लुकिंग वुमन थी वो, लाइक मी, और मे बी नॉट लाइक मी, मे बी शी वाज मोर ब्यूटीफुल देन मी। इसके अलावा जो मैंने जिन बायोग्राफर का पहले जिक्र किया है, माइकल ग्रांट, उनका भी ये मानना है कि क्लोपेट्रा कोई एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल नहीं थी। इसके अलावा एक और हिस्टोरियन है ग्रेस मैकर्डी, उनका भी यही मानना है, और स्टैनली बर्स्टाइन भी एक हिस्टोरियन है, उनका भी यही मानना है कि क्लोपेट्रा की ब्यूटी कोई इतनी ख़ास एक्सेप्शनल नहीं थी जितना कि फ़िल्मों में, गानों में और पेंटिंग्स में और डिफरेंट डिपिक्शंस में दिखाया जाता है, उस तरह से वो एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल औरत नहीं थी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर क्लोपेट्रा इतनी खूबसूरत नहीं थी और उसकी ब्यूटी इतनी एक्सेप्शनल नहीं थी, तो फिर उसके हुस्न के इतने चर्चे क्यों हैं? क्यों इतना माना जाता है वर्ल्ड वाइड कि क्लोपेट्रा बहुत हसीन थी, वो तो बहुत खूबसूरत थी, और क्लोपेट्रा की हिस्ट्री में और कोई इतनी ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है सिवाय इसके कि उसने अपने दौर के 2 मज़बूत तरीन मर्दों से शादी की और वो बहुत खूबसूरत थी। मतलब हिस्ट्री में यही ज़िक्र मिलता है और कोई और चीज़ें उससे एसोसिएटेड हमें नहीं मिलती। इसकी क्या वजह है? ठीक है, ये मिथ कैसे डेवलप हुई? क्यों हुई? इसके क्या रीज़न्स हैं? तो उस पे बात करते हैं। क्लोपेट्रा की ब्यूटी की हाइप की सबसे पहली रीज़न मेरे नज़दीक हॉलीवुड है। यानी कि हॉलीवुड ने एक इस तरह का इमेज बनाया है क्लोपेट्रा का, जिसको लोगों ने सच मान लिया है और उसी के मुताबिक वो समझते हैं कि क्लोपेट्रा को जैसा मूवीज़ में दिखाया गया वो वैसी है। 1963 में क्लोपेट्रा के ऊपर एक मूवी रिलीज़ की थी हॉलीवुड ने, जिसमें एलिज़ाबेथ टेलर ने क्लोपेट्रा का रोल प्ले किया था। एंड लेट मी टेल यू, दैट वुमन वाज़ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। शी वाज़ स्टनिंग, शी वाज़ गॉर्जियस, शी वाज़ हॉट। तो जब उन्होंने उस रोल को प्ले किया, तो उनका जो एक स्क्रीन प्रेजेंस थी, एक तो वो बहुत इनक्रेडिबल थी, और उसके अलावा जो उनकी ब्यूटी थी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ क्लोपेट्रा के इमेज पे। टाइम भी इस तरह का था ना, वो 1963, आजकल तो लोगों को पता होता है, आजकल तो लोग स्टडी भी करते हैं कैरेक्टर्स को, उनको पता होता है कि जिस तरह से डिपिक्ट किया जा रहा है कैरेक्टर असल में वैसा नहीं था। तो उस वक्त हॉलीवुड ने एक हाइप क्रिएट की क्लोपेट्रा के बारे में उस मूवी के ज़रिए, जिसके मुताबिक लोग सोचने लगे कि जिस तरह मूवी में हुआ है सब कुछ रियल में भी वैसा ही हुआ होगा, और रियल में भी क्लोपेट्रा एलिज़ाबेथ टेलर की तरह होगी। तो एलिज़ाबेथ टेलर की तरह नहीं थी क्लोपेट्रा, बिल्कुल भी दिखने में ब्यूटीफुल थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितना कि उस मूवी में दिखाया गया। इसके अलावा जो दूसरी रीज़न है जिसकी वजह से लोग ये मानते हैं कि क्लोपेट्रा वाकई में बहुत खूबसूरत होगी, वो है क्लोपेट्रा की 2 शादियाँ जो कि काफ़ी मशहूर हैं। पहली शादी थी जूलियस सीज़र से, जो कि एक बहुत पावरफुल इंसान था उस वक्त, और उसके बाद उसकी क्लोपेट्रा की दूसरी शादी थी मार्क एंटनी से, जो कि जूलियस सीज़र के बाद सबसे पावरफुल इंसान था। सो अगर आज के दौर में भी कोई औरत आज के बहुत ही मकबूल और बहुत ही ताकतवर 2 मर्दों से अगर शादी कर ले, एक के मरने के बाद दूसरे से, तो ऑब्वियसली लोग यही कहेंगे कि हाँ, ये तो इसके हुस्न का जलवा है। कभी भी ये नहीं सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या पता उसकी इंटेलिजेंस थी, क्या पता उसकी कैरेक्टर की ऐसी क्वालिटीज़ थी जो उनको पसंद आ गई। तो इस वजह से उसके जो दो बहुत फेमस शादियाँ थी, उसकी वजह से भी ये बात मानी जाती है, इतने पावरफुल 2 मर्द अगर उसके प्यार में पड़ गए, गिर गए,
तो ज़रूर वो बहुत खूबसूरत होगी, उसी वजह से ही ये हुआ होगा। जिस मूवी की मैंने बात की, उस मूवी में एक सीन है जिसमें क्लोपेट्रा कार्पेट के अंदर ख़ुद को लपेट कर बंद करके वो मिलने जाती है जूलियस सीज़र से, और वो उस कार्पेट से जब निकलती है तो जूलियस सीज़र दंग रह जाता है उसको देखकर, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक अबाउट दैट सीन। दिस इज़ ट्रू कि क्लोपेट्रा जूलियस सीज़र से मिलने के लिए गई थी एक कार्पेट के अंदर ख़ुद को लपेट कर, ठीक है। लेकिन जो कार्पेट के अंदर ख़ुद को लपेटना और उससे निकलने का जो सीन है, वो दरअसल उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। पर क्लोपेट्रा ने जो ये मूव ली थी, ख़ुद को इस तरह से छुपाना कार्पेट में और इस तरह से उससे मिलने जाना, ये एक बहुत ही बोल्ड मूव थी, बहुत ही कैलकुलेटेड मूव थी। और कह सकते हैं कि क्लेवर टैक्टिक था उसका अपने गोल को अचीव करने का, ठीक है। तो वो चाह रही थी कि जूलियस सीज़र उसकी मदद करे, जो उसकी उस वक्त जंग चल रही थी अपने भाई के साथ, उसमें उसकी मदद करे। तो उसके लिए उसके पास ये वहाँ पे पहुँचने का सही सलामत वहाँ पे पहुँचने का यही एक तरीका था, जो कि उसकी इंटेलिजेंस को शो करता है। तो मेरा ये नज़रिया है, मेरा ये मानना है कि जूलियस सीज़र एक्चुअली उसके हुस्न से मुतासिर नहीं हुआ था, बल्कि उसकी बोल्डनेस से मुतासिर हुआ था कि कितना बोल्डली उसने ये स्टेप लिया। ख़ुद को उसने पहुँचाया भी जूलियस सीज़र तक, और फिर उसके बाद वो उसको अपने साथ मिलाने में भी कामयाब हो गई, और उसके बाद वो उस वॉर को जीतने में भी कामयाब हो गई। सो आई थिंक इट वाज़ हर बोल्डनेस दैट इम्प्रेस्ड जूलियस सीज़र, नॉट हर ब्यूटी। क्योंकि ब्यूटी की कमी क्या होगी जूलियस सीज़र के लिए? क्या क्लोपेट्रा से खूबसूरत औरतें उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगी? ठीक है, होंगी, ज़रूर होंगी। ब्यूटी की कोई कमी नहीं होती एक एम्परर के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, वो किसी भी खूबसूरत औरत को भी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर उसने क्लोपेट्रा को ख़ास जाना बाकी औरतों से, जो उसके पास इतनी ज़्यादा अवेलेबल थी, तो ज़ाहिर है उसके अंदर ब्यूटी से बढ़कर भी कुछ था। और मेरे ख़्याल से ब्यूटी से बढ़कर जो उसकी इंटेलिजेंस और बोल्डनेस थी, उसने जूलियस सीज़र को इम्प्रेस किया, ना कि सिर्फ उसकी ब्यूटी ने, यू नो। क्लोपेट्रा की दूसरी शादी हुई थी मार्क एंटनी से जूलियस सीज़र की असैसिनेशन के बाद। उस शादी को भी यही माना जाता है कि क्लोपेट्रा ने अपने प्यार में फंसा लिया था मार्क एंटनी को, जबकि ऐसा नहीं होता। रूलर्स में उनकी जितनी भी शादियां होती हैं, उनकी जितनी भी कोलैबोरेशंस होती हैं, वो सब के सब उनके पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड उनके सारे कोलैबोरेशंस होते हैं। अगर तो किसी दूसरे इंसान के साथ कोलैबोरेट करने में उनको किसी किस्म का पॉलिटिकल गेन है, तो तब वो कोलैबोरेट करेंगे। सिर्फ प्यार में अंधे होके इस तरह से नहीं करते, ज़्यादातर हिस्ट्री में इस तरह से नहीं होता, बहुत रेयर है इस तरह से कि प्योरली इमोशनल रीजंस की वजह से शादी की जा रही है, कोलैबोरेशन की जा रही है। तो मार्क एंटनी और क्लोपेट्रा की जो शादी थी, वो भी बहुत एक कैलकुलेटिव मूव थी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मार्क एंटनी उस वक्त एक जंग लड़ रहा था और उसमें उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। क्लोपेट्रा उस वक्त की सबसे अमीर क्वीन थी, तो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही थी क्लोपेट्रा मार्क एंटनी को। दूसरी तरफ क्लोपेट्रा को भी जूलियस सीज़र के मरने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मर्द की, एक स्ट्रॉन्ग सहारे की ज़रूरत थी, जो उसके थ्रोन को कायम रखने में उसकी मदद करे। सो उसने मार्क एंटनी के साथ अपने इन मोटिव्स के लिए शादी की। सो इट वॉज अ प्योरली पोलिटिकल यूनियन। बाद में मे बी दे फेल इन लव एंड मे बी दे वर इन लव, बट फॉर दीज रीजन्स आई थिंक इट वॉज अ पोलिटिकल यूनियन रादर देन अ लव स्टोरी। उसमें भी ये नहीं कह सकते कि उसके हुस्न से मुतासिर होकर मार्क एंटनी ने लिया। मैं फिर वही बात करूँगी कि मार्क एंटनी ने अगर उसके हुस्न से ही मुतासिर होना होता, तो हसीन बहुत सी औरतें थी, लेकिन जो उसको रिसोर्सेज चाहिए थे, वो सिर्फ क्लोपेट्रा ही उसको प्रोवाइड कर सकती थी। सो ये एक पॉलिटिकल मूव था। तो ये बात जो की जाती है ना कि उसके तो प्यार में दो बहुत ही पावरफुल मर्द पड़ गए तो वो बड़ी खूबसूरत होगी, तो वो उसके प्यार में नहीं पड़े थे। वो एक तो उससे इम्प्रेस हुआ था और दूसरा उसके साथ वो कोलैबोरेट करना चाह रहा था अपने मोटिव्स के लिए, ठीक है। बाद में क्या हुआ, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, बट यूनियन स्टार्टेड बेस्ड ऑन सम अदर रीजंस देन व्हाट इज परसीव्ड अबाउट द यूनियन। इन रीजंस के अलावा एक और रीज़न भी है जिसकी वजह से लोग क्लोपेट्रा की सिर्फ लुक्स के बारे में बात करते हैं और उसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं की जाती, और वो है एक रोमन एम्परर अगस्टस सीज़र। अगस्टस सीज़र एम्परर बना था मार्क एंटनी और क्लोपेट्रा की डेथ के बाद, रोम का एम्परर बना था। और अगस्टस सीज़र एक्चुअली क्लोपेट्रा के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था। वो अगेंस्ट क्यों था? क्योंकि उसको ऐसा लगता था, और उसके साथ जो बाकी लोग थे उनको भी ऐसा लगता था कि क्लोपेट्रा का रोमन थ्रोन के ऊपर कोई भी हक नहीं था। वो एक इजिप्शियन थी और जूलियस सीज़र ने उससे शादी करके रोमन्स का जो एक ताज है वो उसके कदमों में रख दिया, और ये बहुत ज़्यादा गलत किया, और इसी गलती को दोहराया मार्क एंटनी ने भी। अब उस
थ्रोन के ऊपर उसका कब्ज़ा और ज़्यादा मजबूत हो गया जब वो एक जूलियस सीज़र के बेटे की माँ बन गई। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे क्लोपेट्रा के ऊपर कि एक इजिप्शियन क्वीन होने के बावजूद वो रोमन थ्रोन की मालिक बन गई। सो उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग फैक्ट था। सो जब अगस्टस सीज़र का दौर शुरू हुआ और उसने अपना थ्रोन संभाला, तो उसने सबसे पहले क्लोपेट्रा की लेगेसी में चेंजिंग करना शुरू की। उसने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया क्लोपेट्रा के अगेंस्ट, क्योंकि मार्क एंटनी की डेथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। सो उसने उसी वजह से ये क्लोपेट्रा के अगेंस्ट एजेंडा शुरू किया, अवाम को ये बताने के लिए कि जो उसने किया है वो रोमन के हक में किया है, यानी कि मार्क एंटनी और जूलियस सीज़र दोनों गलत थे। वो एक इजिप्शियन क्वीन की कदमों में अपना थ्रोन रख रहे थे, मैं सही हूँ। और इजिप्शियन क्वीन जिसके कदमों में वो रख रहे थे तख्त, वो दरअसल एक उसके लिए एक वर्ड उस वक्त उन्होंने यूज़ किया, होर क्वीन, यानी कि एक इस तरह की क्वीन थी जो कि अपनी बॉडी और अपने हुस्न को यूज़ करती थी मर्दों को फंसाने के लिए और पावर अपनी बढ़ाने के लिए। सो उसने पूरा एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया क्लोपेट्रा के अगेंस्ट, और उसका एक पूरा नेगेटिव पोर्ट्रेयल स्टार्ट किया। और उस वक्त के हिस्टोरियंस को उसी ने इस काम पे लगाया कि वो क्लोपेट्रा की लेगेसी जो है उसको रीराइट करें और उसके बारे में ऐसी बातें लिखें जिससे ये इमेज जाए लोगों में कि उसका बस यही एक काम था हिस्ट्री में कि वो लोग मर्दों को, अमीर अमीर और पावरफुल मर्दों को फंसाती थी और उसके बाद वो उनके थ्रोन के ऊपर कब्जा कर लेती थी। उसकी जितनी भी अचीवमेंट थी उसकी ज़िंदगी में, वो उसकी अपनी नहीं बल्कि किसी से उसने वो छीनी हुई थी अचीवमेंट्स, जो कि ज़्यादातर औरतों के साथ होता है। वो ज़िंदगी में कुछ हासिल कर भी लेती हैं तो यही कहा जाता है कि हाँ, इसने कुछ ना कुछ तो किया होगा तभी इसे ज़िंदगी में ये सब कुछ मिला है। तो सेम स्टोरी क्लोपेट्रा के साथ भी हुई थी कि उसके बारे में इस तरह की बातें लिखी गई, जिसकी और वो बातें जब हिस्टोरियंस ने लिखी तो उन्होंने उसके हुस्न के चर्चे बढ़ा-चढ़ा के किए कि चूँकि वो बहुत हसीन थी तो इसी वज़ह से मार्क एंटनी को भी उसने बहुत आसानी से फँसा लिया और जूलियस सीज़र को भी बहुत फँसा लिया। तो ऐसा करने की वजह से उन्होंने क्या किया, क्लोपेट्रा को हमेशा-हमेशा के लिए अमर कर दिया हिस्ट्री में, क्योंकि उसके हुस्न के चर्चे ही उन्होंने इतने ज़्यादा किए कि लोग उसके सहर में मुब्तला हो गए और आज तक उसको याद करते हैं। क्लोपेट्रा की रियलिटी ये है कि क्लोपेट्रा भले ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, क्लोपेट्रा भले ही इजिप्शियन नहीं थी, बट क्लोपेट्रा एक एक्सेप्शनल औरत थी। बहुत ही इम्प्रेसिव औरत थी। इस बात का अंदाज़ा इस फैक्ट से लगाया जा सकता है कि क्लोपेट्रा एक्चुअली 9 ज़बानों की माहिर थी। शी कुड स्पीक 9 लैंग्वेजेस। इजिप्शियन रूलर्स की फैमिली में क्लोपेट्रा अकेली क्वीन थी जिसने इजिप्शियन लैंग्वेज सीखी थी ताकि वो अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, उनको जान सके। उसके अलावा क्लोपेट्रा को स्कॉलर्स के साथ बैठना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसने खुद को एजुकेट किया था, वो एक एजुकेटेड वूमेन थी। उसने मैथ्स पढ़ा हुआ था, उसने एस्ट्रोनॉमी पढ़ा हुआ था, उसने स्ट्रेटजीज़ ऑफ वॉरफेयर को भी पढ़ा हुआ था। उसको हॉर्स राइडिंग भी आती थी, उसको बैटलफील्ड के बारे में भी पता था, बैटलफील्ड में किस तरह से लड़ना है, वो खुद जंग के मैदान में लड़ना जानती थी। उसके अलावा क्लोपेट्रा ने एज अ क्वीन अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए हमेशा काम किया, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। उसने अपनी एम्पायर की जो नेबरिंग एम्पायर्स थी उनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की कोशिश की और उसने अपने लोगों को बहुत इफ़ेक्टिवली रूल किया। क्लोपेट्रा के बारे में एक बात और भी है कि उसको बात करने का ढब आता था, यानी कि उसके बात करने का तरीका बहुत पुरअसर था। जब वो बात करती थी तो उसके रीज़न्स इस तरह के होते थे कि लोगों को उसकी बात सुननी पड़ती थी और उसके पास एक पावर ये भी थी कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानती थी। उसको अच्छे तरीके से पता था कि अपनी बात लोगों से कैसे मनवानी है और टेक्स्ट में वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अपने गेन्स के लिए टेक्स्ट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकती थी। शी वाज़ वेरी क्लेवर एंड शी वाज़ वेरी इंटेलिजेंट वुमन। कोई सिर्फ ऐसी नहीं थी कि जिसके पास सिर्फ हुस्न था और बाकी उसका जो ये जगह थी वो बिल्कुल खाली थी। शी वाज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी वाज़ एजुकेटेड, शी कुड फाइट, शी वाज़ अ वेरी गुड रूलर एंड शी वाज़ ब्यूटीफुल, यू नो। बाकी उसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर कोई बात नहीं की जाती, सिर्फ उसकी ब्यूटी के ऊपर बात की जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रूलर के साथ नाइंसाफ़ी है। और मेरे ख्याल से हमें क्लोपेट्रा के अलावा और भी जितनी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जिनकी सिर्फ ब्यूटी के ऊपर बात की जाती है, उनकी भी जो दूसरी साइड है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें क्लोपेट्रा की ब्यूटी के अलावा उसकी ज़िंदगी की जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्चुअली में औरत कैसी थी। हसीन तो थी लेकिन वो औरत कैसी थी, इसको जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। आई होप आपने जो आज मैंने बहस की है उससे कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, ठीक है? कहीं पे अगर मैंने कुछ बात गलत कर दी है तो यू कैन करेक्ट मी in the comment section, and that is all from my side about
क्लोपेट्रा। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो एपिसोड है ना क्लोपेट्रा वाला, ये एक्चुअली मैं मेरे यहाँ से 5वीं दफ़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब भी मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ इसमें कोई ना कोई मसला हो जाता है, कभी कोई ऑडियो का मसला हो जाता है, कभी वीडियो का मसला हो जाता है, कभी कभी मैं कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किप कर देती हूँ, कभी क्या हो जाता है। सो आई होप कि इस दफ़ा मैं इसको रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड भी कर सकूँ, क्योंकि इसको मैंने दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकंड वीडियो ऑन माय चैनल, बट अभी देखो ये किस नंबर पे आ रही है। पता नहीं इसके साथ क्यों इतने मसले हो रहे हैं। और जिस तरह कि मैंने शुरू में कहा कि मुझे खुद को इस बात पे बहुत हैरत होती है कि मैं और वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरे बारे में सबको ये पता है कि मैं कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को नहीं करती। इवन ऐसा है कि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट करती रहती हूँ, कुछ अर्सा सोशल मीडिया अकाउंट रखती हूँ, ठीक है, फेसबुक का रखा, इंस्टाग्राम का रखा, उसके बाद मैं उसको डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि आई एम लाइक ठीक है, मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया है। फिर उसके बाद मैं दोबारा ऐसा नहीं है मैं उसको डीएक्टिवेट करती हूँ, मैं उसको डिलीट कर देती हूँ, फिर मैं नया अकाउंट बनाती हूँ, फिर मैं दोबारा जाती हूँ सोशल मीडिया पे, और ज़ीरो से इतना स्टार्ट करती हूँ चीज़ें। आई कीप डूइंग दैट। तो मुझे कुछ लोगों ने ऐसे कहा भी कि तुम कर तो रही हो यूट्यूब का काम, लेकिन यू विल नॉट बी कंसिस्टेंट। तो मैंने कहा नहीं, आई विल डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट। सो आई रियली होप कि मैं आगे भी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ, कंसिस्टेंटली इसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मुझे अभी रिसेंटली कोई दौरा पड़ा है यूट्यूब का। मैं बहुत अरसे से यूट्यूब करना चाह रही थी, लेकिन नहीं किया मैंने, डिले करती रही। सो अभी कर रही हूँ, तो आई होप कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ। और खैर मुझे इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि आई हैव सब्सक्राइबर्स और आई हैव कमेंट्स और लाइक्स वगैरह वगैरह। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। एंड कभी कभी कमेंट्स आ जाते हैं उनके, कभी कभी बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के भी आ रहे होते हैं, एंड वो भी काफ़ी है मेरे लिए। आई मीन इट्स इनफ फॉर मी। सो जो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं जिन चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ उन पे बात करने का मुझे मौका मिले, बिकॉज द काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल आई हैव, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टफ दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। सो चीज़ों को डिस्कस करने का एक ही तरीका था कि मैं नार्सिसिस्ट की तरह अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके खुद ही बात कर लूँ उस पर। और लेट्स सी, देखते हैं कि ये चैनल मैं कंटिन्यू रखूँगी या मैं इसको डिलीट कर दूँगी। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, मेरे मूड स्विंग्स का कुछ पता नहीं चलता, किसी दिन मेरा मूड स्विंग हुआ और मैंने चैनल उड़ा दिया। दैट कैन हैपन टू, अलॉन्ग विद माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। व्हाट्सएप मैं डिलीट नहीं करती होती, बाकी सब कुछ मैं डिलीट कर देती हूँ कभी कभी। सो एनीवेज, आई होप आई कीप डूइंग इट बिकॉज आई एम एन्जॉइंग इट, and I have a lot of other things to talk about, like my books and the shows that I watch. But मतलब इतनी सारी choices हैं उसमें कि मैं decide नहीं कर पाती कि मैं किस के बारे में पहले बात करूँ, इस book के बारे में बात करूँ, इस show के बारे में बात करूँ, क्या ना करूँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अब मैंने स्टार्ट किया है, तो वक्त के साथ साथ ही चीज़ों को मैं फिगर आउट करूँगी, और वक्त के साथ साथ ही चीज़ें इम्प्रूव होंगी, सीखूँगी मैं, और वीडियोस की क्वालिटीज़ भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। अभी तो बस मैं माइक लगाती हूँ, बैठ जाती हूँ और कुछ भी नहीं करती, और एंड में बस मैं जो मुझे पार्ट्स लगते हैं कि ये नहीं होने चाहिए वीडियो में, उनको रिमूव कर देती हूँ और बस वो मैं अपलोड कर देती हूँ। सो आई वुड लाइक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वीडियोज़ एज वेल, लेकिन उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि आई कैन डू दिस एंड आई एम कंसिस्टेंट विद इट। दैट्स वाई आई एम गिविंग इट टाइम। अभी मैं अपने चैनल का कोई प्रमोशन भी नहीं कर रही, मैं नहीं इसके लिंक्स वगैरह शेयर करती या कुछ। अगर कोई कमेंट कर रहा है, कोई देख रहा है, तो वो अपने तौर पर ही देख रहा है, वो अल्लाह की तरफ से आया है। मैंने अल्लाह के भरोसे छोड़ी हुई हैं चीज़ें। सो जब मुझे लगेगा कि आई एम कंसिस्टेंट विद इट, मैं इसको कर सकती हूँ, आई विल मूव ऑन विद इट इन माई फ्यूचर, देन आई विल प्रमोट इट, एंड देन आई विल फिर मैं इसके बारे में ज़रा सीरियसली इसको लेके काम करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए कर रही हूँ, इट्स जस्ट अ हॉबी फॉर मी राइट नाउ, और वीडियो जर्नल यू कैन से फॉर मी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। सो अगर मेरी इतनी बकवास सुनी है, इतनी चिट-चैट सुनी है, तो थैंक यू सो मच। ओके, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Up till then, bye bye.